डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 42 मन्नत अनाजन की बाहों में। साक्षी का मुक्का खाते ही आयुष 2 कदम पीछे हट गया। उसने गुस्से से साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, जंगली डायन हमेशा मारपीट करती रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मन्नत जैसी क्यूट लड़की की दोस्त तुम्हारे जैसी जंगली कैसे हो सकती है। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने गुस्से से कहा, आयुष, मेरा दिमाग खराब मत करो। ऑलरेडी उन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब अगर तुमने मुझे और परेशान किया, तो मैं सच कह रही हूँ, जितना गुस्सा मुझे उन दोनों पर आया था ना, वह सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूंगी। साक्षी की धमकी सुनकर आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, चुड़ैल कहानी की। जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं तो जा रहा हूँ मिस ब्यूटीफुल के पास। कहते हुए आयुष मन्नत के पास आ गया, जो कि इस वक्त जमीन पर बैठकर अपने हाथ में 2 चिप्स लेकर चिप्स खाते हुए पहाड़ियों की तरफ देख रही थी और क्यूट क्यूट से फेस बना रही थी। आयुष ने पीछे से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम। अचानक से किसी के किस करने की वजह से मन्नत घबरा गई। पर जैसे ही उसने यह आवाज सुनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष। कहकर वो आयुष के गले से लग गई। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेली अकेली चिप्स खा रही हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहते हुए आयुष अजीब अजीब से मुंह बनाने लगा। मन्नत ने अपने हाथ में पकड़े हुए चिप्स की पैकेट की तरफ देखा और फिर आयुष की तरफ देखकर उन्हें अपने पीछे छुपते हुए कहा, हम ये तुम्हें नहीं देंगे। हम इतने ऊपर चढ़कर अपने लिए चिप्स लेकर आए हैं और तुम्हें लगता है कि यह हम तुम्हें दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए मन्नत ने उन्हें ऐसे छुपा लिया जैसे आयुष उन्हें चुराने वाला हो। मन्नत की हरकत देखकर आयुष ने हंसते हुए कहा, ओ माई गॉड, मेरी स्वीटहार्ट चिप्स से इतना प्यार करती है कि वह अपने प्यार से आयुष को भी चिप्स नहीं देगी। कहते हुए आयुष का चेहरा लटक गया। मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं देंगे, हम तुम्हें चिप्स नहीं देंगे, ये सिर्फ हमारे हैं। कहते हुए मन्नत जल्दी जल्दी चिप्स खाने लगी। वह ऐसे खा रही थी जैसे उसने सालों से कभी उन्हें खाया ही ना हो। आयुष ने कहा, अरे नहीं लूंगा तुम्हारे चिप्स, पर धीरे खाओ, वरना तुम्हारे गले में अटक जाएंगे। आयुष की बात सुनकर भी मन्नत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जल्दी जल्दी ढेर सारे चिप्स अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। आयुष ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे मेरी माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी चिप्स नहीं खाऊंगा, पर तुम धीरे खाओ, गले में अटक जाएंगे। आयुष ने इतना कहा ही था कि मन्नत जोर जोर से खांसने लगी। ये देखकर आयुष दौड़ता हुआ उसके लिए पानी लेने के लिए चला गया। उसने मन्नत के पास आकर उसे पानी की बोतल से पानी पिलाते हुए कहा, पागल लड़की, मैंने कहा था ना नहीं लूंगा, पर तुम हो कि सुनती नहीं हो। देखो, गले में अटक गया ना। मन्नत ने 2-3 घूंट पानी पीकर आयुष की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, हमें लगा तुम सच में हमारे चिप्स खा जाओगे। मन्नत की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, नहीं खाऊंगा। दूर से अर्नव उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। उसने आयुष और मन्नत के पास जाकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत, चलो हम घूम कर आते हैं। अर्नव की बात सुनकर आयुष ने उसे घूरते हुए कहा, मन्नत तुम्हारे साथ कहीं नहीं आएगी, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वह मेरे साथ रहेगी। आयुष की बात सुनकर अर्नव ने कहा, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। उन दोनों को आपस में लड़ाई करते हुए देखकर पीछे खड़ी साक्षी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, वह सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, समझ आया? इसलिए अपने छोटे दिमाग को चलाना बंद करो तुम दोनों। और मन्नत, तुम मेरे साथ चलो, टेंट के अंदर का सामान हमें वहां पर सेटअप करना है। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने एक ऊंची स्माइल के साथ अर्नव और आयुष की तरफ देखते हुए कहा, अच्छे से फाइट करना, फिर मुझे बताना कि कौन जीता। कहकर मन्नत हंसते हुए टेंट के अंदर भाग गई। वही आयुष और अर्नव ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। शाम को सभी स्टूडेंट और टीचर ने साथ में मिलकर सनसेट देखा। यहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत था कि स्टूडेंट्स यहाँ पर काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। मन्नत और उसकी फ्रेंड्स की टोली भी काफी खुशी से सनसेट को देख रही थी। उन्होंने मोबाइल में भी यह सब कुछ कैद कर लिया था। पहाड़ों पर नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से वह घर पर इस वक्त कॉल नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने पहाड़ चढ़ने से पहले ही अपने घर पर इन्फॉर्म कर दिया था कि वह कल सुबह ही उन्हें कॉल कर पाएंगे। रात का वक्त, सब ने साथ में मिलकर बोनफायर जलाया और सारे स्टूडेंट उसके पास बैठ गए। प्रोफेसर राघव जोशी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग अंताक्षरी खेलना चाहेंगे? प्रोफेसर राघव की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रोफेसर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, अंताक्षरी का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। इतना कहकर वह जाकर आयुष के बगल में बैठ गए। आयुष के लेफ्ट साइड में मन्नत बैठी हुई थी, जो कि अभी भी चिप्स खा रही थी। प्रोफेसर राघव ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और मुस्कुराकर बाकी स्टूडेंट की तरफ देखने लगे। सभी स्टूडेंट्स ने गाना स्टार्ट कर दिया। कोई इतना बेसुरा गा रहा था कि सभी लोग अपने कान पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहते, तो कोई ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गा रहा था जैसे भजन गा रहा हो। वहां पर काफी हंसी खुशी का माहौल बना हुआ था। तभी मन्नत पर बारी आई। सब ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत, अब तुम्हारी बारी। मन्नत ने सबकी तरफ देखा। मन्नत पर डी लेटर आया था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी प्यारी सी आवाज में गाना स्टार्ट किया। दिल फीमेल वर्जन, फिर अगर मुझे तू कभी ना माइल।
हम सफ़र मेरा टू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा ना कम, टू ना होगा कभी ऐब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धाधकेगा टू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धाधकेगा टू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। मन्नत ने जैसे ही गाना खत्म किया, सब लोग शांत हो गए। उसने अपनी आंखों को खोलकर सब की तरफ देखा तो सब उसे ही हैरानी से देख रहे थे। मन्नत ने घबराकर अपने बगल में बैठे आयुष की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हमने बहुत बेसुरा गाया? मन्नत ने इतना कहा ही था कि आयुष ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, ओ माय गॉड मन्नत, तुझे तो सिंगर बनना चाहिए। आयुष की बात सुनते ही जैसे सब लोग सपने से जागे। सब ने तालियां बजाते हुए कहा, मन्नत, ये बहुत अमेजिंग था। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मन्नत के होठों पर स्माइल आ गई, पर उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जो कि उसके बगल में बैठी साक्षी ने देख ली थी। उसने मन्नत को बाजू से गले लगाते हुए कहा, मन्नत, अमेजिंग। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद सभी ने साथ में मिलकर नीचे बैठकर ही डिनर किया और फिर अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। साक्षी इस वक्त मन्नत के साथ टेंट के बाहर पहाड़ी के सामने बैठी हुई थी। आसमान में इस वक्त हजारों तारे जगमगा रहे थे। मन्नत उन सितारों की तरफ देखते हुए अपने पैर हिला रही थी। साक्षी ने मन्नत के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मन्नत, तुम ठीक हो ना? साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने पलटकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमें क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक हैं। साक्षी ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और कहा, चलो अब हमें सो जाना चाहिए। मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, तुम सो जाओ, हमें यहाँ पर अच्छा लग रहा है। हम थोड़ी देर तक यही बैठेंगे। कितना खूबसूरत लगता है ना पहाड़ों के बीच में। ऐसा लगता है हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने प्यार से कहा, हसीन वादियां जहां पर हम सब कुछ भूल जाते हैं, वहां पर हमें अच्छा तो लगता है, पर तब जब हमारा कोई स्पेशल वन हमारे साथ हो। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूर कर देखा तो साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोने जा रही हूँ, जल्दी आ जाना, कहकर साक्षी टेंट में सोने के लिए चली गई। अब मन्नत अकेली टेंट के बाहर एक पत्थर पर बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंख से एक आंसू की बूंद गाल पर आ गई। उसने धीरे से कहा, आई हेट यू, आप बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। कहते हुए मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मन्नत को एहसास ही नहीं हुआ कि वहां बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई। वह भी हल्की नींद में ही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गालों को टच कर रहा है। मन्नत ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे अपनी आंखों के सामने एक हैंडसम चेहरा नजर आया। उसने धीरे से कुछ कहने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका सर भारी हो रहा है। मन्नत को आंख बंद होने से पहले यह एहसास हो रहा था कि कोई उसके होठों के करीब अपने होंठ ला रहा है। मन्नत ने काफी हिम्मत करके कुछ कहने की कोशिश की, पर तब तक उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। अगली सुबह टेंट में साक्षी मन्नत को चिल्ला चिल्ला कर उठा रही थी, पर मजाल है मन्नत उठ जाए। आखिर में साक्षी ने इरिटेट होकर साइड में रखा हुआ पानी का जग उठाकर मन्नत के ऊपर डाल दिया। मन्नत घबराकर उठकर बैठ गई और यहाँ वहां देखने लगी। उसने घबराते हुए कहा, कौन है, कौन है? मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मैं हूं, मैं हूं। अब मुझे बता, जब तेरी नींद पूरी नहीं होती तो आधी रात तक बाहर क्यों जाग रही थी? साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, बाहर जाग रही थी। उसने इतना कहा ही था कि उसे कुछ याद आया। वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बाहर आ गई। सभी लोग अपने टेंट से बाहर आकर या तो ब्रश कर रहे थे या एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। मन्नत को इस तरह से बड़बड़ाते हुए देखकर साक्षी ने इरिटेट होते हुए कहा, मन्नत, हुआ क्या है तुझे? कुछ तो बोल। मन्नत ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, हम रात को टेंट में खुद नहीं आए थे, हमें किसी ने लाया था और वह हमारे रहते हुए। मन्नत चुप हो गई। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मन्नत, क्या अब तू ऐसे अजीबोगरीब सपने देखने लगी है? अगर तू टेंट में खुद नहीं आई तो तुझे टेंट में कौन लेकर आया? क्या यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा है जो तेरे पीछे पड़ गई, जो अब तेरा ध्यान रखती है? साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, बकवास बंद करो। हम सच कह रहे हैं, कोई है जो हमारे आसपास रहता है। हम तुम्हें हमेशा कहते हैं, पर तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करती हो। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मन्नत, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा वहम है। इस पर ज्यादा ध्यान दोगी तो तुम्हें यही सब लगेगा। ये सब छोड़ो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। उसके बाद हमें दूसरी वाली पहाड़ी पर जाना है। सनराइज होने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। अभी हल्का अंधेरा था और सुबह के 4 बजे थे। मन्नत ने एक नज़र साक्षी की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। मन्नत के अंदर जाते ही साक्षी ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, भगवान, कब तक मन्नत से सब छुपती रहूंगी? हे भगवान, जल्दी सब कुछ ठीक कर दो, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगी। साक्षी की बात सुनकर पीछे से आयुष ने उसके दोनों कानों को पकड़कर खींचते हुए कहा, तू पहले से पागल है बंदरिया। आयुष की आवाज सुनकर और अचानक से उसे अपने पीछे खड़ा देखकर साक्षी पहले तो घबरा गई, पर जैसे ही उसे अपने कानों में दर्द महसूस हुआ, उसने आयुष के दोनों पैरों के बीच में मारते हुए कहा, अगली बार से बेफिजूल में मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना, वरना जान ले लूंगी तुम्हारी।
कहकर साक्षी ने घूर कर आयुष की तरफ देखा। आयुष ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की, जब देखो तब हाथ चलाती रहती है। तेरा पति कितना नसीब वाला होगा जो तेरे जैसी भूतनी उसे मिलेगी। कहते हुए आयुष वहां से भाग गया। पीछे से प्रोफेसर राघव ने हंसते हुए कहा, साक्षी क्या हुआ? प्रोफेसर राघव की आवाज सुनकर साक्षी ने पलटकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, बस मेरे सारे फ्रेंड्स एक से बढ़कर एक नमूने हैं, कोई ना कोई मुझे तंग करता ही रहता है। साक्षी की बात पर प्रोफेसर राघव ने हंसते हुए कहा, वह तो मैंने देख लिया है, आपका ग्रुप काफी फनी है और सबसे ज्यादा तो मन्नत। कहकर वह वहां से चले गए। एपिसोड 43, यू आर ओनली माइन मन्नत। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट अब तक फ्रेश हो चुके थे। कुछ फीमेल स्टूडेंट और फीमेल टीचर्स ने मिलकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था और इस वक्त सब लोग वही खा रहे थे। मन्नत ने पोहा खाते हुए कहा, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? मन्नत का सवाल सुनकर साक्षी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम अब सीधा मुंबई जाने वाले हैं। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, हम इतने बड़े इडियट नहीं हैं कि हमें पता नहीं है कि हम घूमने के लिए जाने वाले हैं। क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझती हो? मन्नत की बात सुनकर आयुष ने उसके गाल खींचते हुए कहा, हाँ क्यूटी पाई, ये कह रही थी कि मन्नत बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है और अब तुम्हारे सामने रहेगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा मुंह पहले तोड़ना चाहिए, आजकल कुछ ज़्यादा ही मुंह चलने लगा है तुम्हारा। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, जंगली लोग यही सब करेंगे, उन्हें कुछ और आता थोड़ी है। आयुष और साक्षी की लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है। इससे पहले ही अर्नव ने बीच में कूदते हुए कहा, प्लीज यार स्टॉप इट, अब लड़ाई करना बंद करो, हमें घूमने के लिए जाना है। अर्नव की बात सुनकर मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे हम पहले कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं अर्नव? मन्नत की बात सुनकर अर्नव ने कहा, बारिश का मौसम है तो हम जा रहे हैं सबसे पहले जोगिनी वाटरफॉल्स। अर्नव की बात सुनकर मन्नत का चेहरा खुशी से चमकने लगा। कुछ देर बाद प्रोफेसर राघव ने सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, आप सब लोग रेडी हैं? हमें अभी यहाँ से निकलना है क्योंकि हमें 2 दिन में जितना हो सके मनाली एक्सप्लोर करना है। प्रोफेसर राघव की बात सुनकर सभी स्टूडेंट ने जोश के साथ चिल्लाते हुए कहा, ये सर। प्रोफेसर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए। उनके पीछे ही सभी स्टूडेंट चलने लगे। उन्होंने अपने टेंट को निकाल लिया था। काफी देर चलने के बाद मन्नत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर एक जगह पर रुकते हुए कहा, और कितना चलना है? मन्नत की बात सुनकर अर्नव, जो कि उसी की तरह हौंफ रहा था, उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, कमर टूट गई लगती है। सोचा था कि पहाड़ों में आकर मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, पर अब समझ आ रहा है कि फिजिकल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा खराब है। अर्नव की बात सुनकर मन्नत ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। उन दोनों की बात सुनकर साक्षी ने दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए कहा, दिन भर चिप्स और खराब खराब चीजें खाते रहोगे तो यही होगा तुम दोनों के साथ, चलो अब। कहते हुए वह उन्हें खींचने लगी। वो दोनों किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह उसके साथ साथ चलने लगे। उन्हें मनाली से जोगनी वाटरफॉल पहुंचने में आधे से पौने घंटे का टाइम लगना था। सब लोग काफी ज्यादा थके हुए थे, पर जैसे ही उन्होंने वाटरफॉल देखा, सभी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। स्टूडेंट दौड़ते हुए अपना सामान साइड में रखकर वाटरफॉल के नीचे जाकर खड़े हो गए। वही मन्नत, जो कि अभी तक थकी हुई थी, वाटरफॉल को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी चलो ना। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो। कुछ देर बाद सभी लोग वाटरफॉल के नीचे मस्ती कर रहे थे। मन्नत ने खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये, हम यहीं पर अपना घर बनाएंगे और यहीं पर रहेंगे। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने हंसते हुए कहा, मतलब तुम हर छोटे काम के लिए इसी तरह से 5 किलोमीटर रोज चल कर जाओगी, क्योंकि कार तो यहाँ आने से रही। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो कभी कभी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रोज रोज रहेंगे तो ये सब कुछ बोर लगेगा, कभी कभी आएंगे तो एक्साइटिंग लगेगा। मन्नत को अपनी बात से पलटते हुए देख साक्षी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगी। साक्षी की बात पर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में सभी लोग वाटरफॉल के नीचे एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। प्रोफेसर राघव ने बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर हंसते हुए कहा, ध्यान से, अगर पैर फिसल गया तो चोट लग सकती है। और वह देखो, वहां से पहाड़ी है, अगर गलती से भी तुम लोग वहां से नीचे गिर गए तो फिर हड्डियां टूटना ही है। प्रोफेसर की बात पर बच्चों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी मस्ती करने लगे। आयुष ने मन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? आयुष की बात सुनकर मन्नत ने जल्दी से उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, बिल्कुल। आयुष ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तो चलो। दोनों मुस्कुराते हुए वाटरफॉल में उछल कूद कर रहे थे। साक्षी का ध्यान भी इस वक्त उन दोनों की तरफ नहीं था, वह भी अर्नव के साथ मस्ती कर रही थी। काफी देर तक सभी बच्चे मस्ती करते रहे। आखिर में प्रोफेसर राघव ने उन सबको वहां से चलने के लिए कहा। किसी का जाने का मन तो नहीं था, पर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। शाम को वह सभी लोग एक होटल में रुके। होटल में 2 लोगों को एक रूम दिया गया था। साक्षी और मन्नत का एक रूम था।
दोनों इस वक्त अपने रूम में बैठकर लेटी हुई थी। मन्नत ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, कितना थक गए हम आज, हमारे पैर दुख रहे हैं। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने कहा, मैं दबा दूं। साक्षी की बात पर मन्नत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम्हारे भी तो दुख रहे होंगे ना। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्ट्रांग हूं। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने मुंह फूलते हुए कहा, हम भी स्ट्रांग हैं। कहकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। साक्षी ने उसके पैरों की मालिश करते हुए कहा, तुम्हारे पैर तो लाल हो गए हैं। मन्नत के नाजुक नाजुक से पैर सज चुके थे, जिन्हें देखकर साक्षी को मन्नत के लिए बुरा लग रहा था। मन्नत काफी सेंसिटिव थी। साक्षी धीरे धीरे मन्नत के पैरों की मालिश कर रही थी और मन्नत साक्षी के इस तरह से पैरों की मालिश करने की वजह से कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 8 बजे साक्षी ने मन्नत को उठाते हुए कहा, मन्नत उठ जाओ, डिनर के लिए नीचे चलना है। साक्षी की बात पर मन्नत ने अपना चेहरा तकिए में छुपाते हुए कहा, नहीं, हमें नींद आ रही है, तुम जाकर खा लो, हम सुबह खा लेंगे। मन्नत की बात पर साक्षी ने कहा, बाद में तुम्हें भूख लगेगी, चलो। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नींद भरी आंखों से साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारे लिए कुछ लेकर आ जाना, पर हम नीचे नहीं आ रहे हैं, हमें सोना है। कहते हुए मन्नत दोबारा लेट गई। साक्षी ने अपना सर हिलाया और फ्रेश होकर वह नीचे डिनर के लिए चली गई। मन्नत भी साक्षी के जाने के बाद फिर से अपना मुंह तकिए में दबाकर सो गई। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। मन्नत को नींद में अजीब सा तो लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से लेट गई। तभी उसे अपनी गर्दन पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मन्नत के मुंह से अपने आप एक आह निकल गई, आह। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसे अपने कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुमने किसी और को खुद को छूने कैसे दिया। वह आवाज काफी ज्यादा भारी और डरावनी लग रही थी। मन्नत ने घबरा कर उठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि रूम में सिर्फ अंधेरा है। अंधेरे में उसे सिर्फ गहरी काली 2 आंखें नजर आ रही थीं, जो कि इस वक्त काफी डरावनी लग रही थीं। मन्नत ने कुछ कहने की कोशिश की तभी उसे अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। मन्नत ने चिल्लाने की कोशिश की तब उस डरावनी आवाज ने मन्नत के कान में कहा, चिल्लाना मत, वरना बहुत बुरा होगा। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि मन्नत कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। यह आज नहीं बल्कि उसके साथ हमेशा होता था, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। मन्नत ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो तुम। कहते हुए मन्नत चुप हो गई। वह उन गहरी काली आंखों में जैसे खो चुकी थी। तभी उसे अपनी बाजू पर तेज दर्द महसूस हुआ। मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो। अपने हाथ की तरफ देखने लगी। उस शख्स ने मन्नत की बाजू को काफी मजबूती से अपने हाथ में दबाते हुए कहा, तुमने किसी और को छूने की हिम्मत कैसे की। उस इंसान की पकड़ मन्नत की बाजू पर मजबूत हो गई। मन्नत ने रोते हुए कहा, तुम कौन हो और क्या बोल रहे हो, छोड़ो हमें, दर्द हो रहा है। कहते हुए मन्नत अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर नाजुक सी मन्नत चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। काफी देर तक जब मन्नत के रोने के बाद भी उस इंसान ने मन्नत को नहीं छोड़ा तो मन्नत ने रोते हुए कहा, डेविल, कहाँ पर हो आप, मन्नत को आपकी जरूरत है। मन्नत ने इतना कहा ही था कि उसे अपनी गर्दन पर उस इंसान की गर्म सांस महसूस हुई। साथ में वह धीरे से कुछ कह रहा था, यू आर ओनली माइन मन्नत, ओनली माइन। इस आवाज को सुनकर मन्नत को अपनी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस हुई। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसे अपनी गर्दन पर उस इंसान के होठों का स्पर्श महसूस हुआ। मन्नत ने मजबूती से अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और अपने निचले होंठ को चबाने लगी। ये फीलिंग उसके लिए काफी अजीब थी। वह चाहकर भी उस इंसान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। मन्नत ने धीरे से कहा, कौन हो तुम, मेरे पास क्यों आते हो, कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मन्नत ने इतना कहा ही था कि रूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला और उसके कानों में साक्षी की आवाज पड़ी, मन्नत। मन्नत ने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो इस वक्त वह बेड पर अकेली थी। रूम की लाइट भी ऑन थी और उसके सामने साक्षी खड़ी थी। मन्नत को इस तरह से बैठा हुआ देखकर साक्षी ने कहा, मन्नत क्या हुआ। मन्नत ने साक्षी की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, साक्षी, वह आया था, वह मेरे पास था। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या बोल रही हो तुम। कहते हुए साक्षी मन्नत के पास बेड पर आ गई। उसने मन्नत को दोनों कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, होश में आओ, लगता है तुमने कोई सपना देखा, फिर से तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है। कहते हुए साक्षी ने साइड से टिश्यू पेपर उठाकर मन्नत का पसीना साफ किया। मन्नत ने घबराते हुए कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वह सच में यहीं पर था। उसने कहा था हम किसी को नहीं छू सकते, उसने सच में ऐसा कहा। उसकी आंखें उनकी तरह थीं, उसकी आंखें सच में उनकी तरह थीं। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मन्नत, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं बाहर से दरवाजा लॉक करके गई थी, कोई अंदर कैसे आ सकता है। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अपनी नीली आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वह सच में था। साक्षी ने प्यार से कहा, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हें कुछ खाना है। मन्नत ने रोते हुए अपना सिर ना में हिलाया। साक्षी ने प्यार से उसे बेड पर लिटा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ ही देर में मन्नत नींद के आगोश में चली गई।
उसने मजबूती से साक्षी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ के रखा था। साक्षी मन्नत के मासूम से चेहरे को देख रही थी जो कि रोने की वजह से लाल हो गया था। उसने खुद से कहा, कब तक? आखिर कब तक यही सब चलता रहेगा? मैं कब तक ये सब छुपती रहूंगी? मुझे इस बारे में उससे बात करनी ही होगी। कहकर साक्षी ने मन्नत के हाथ को अपने हाथ से दूर किया और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपना मोबाइल उठाया। उसके मोबाइल के वॉलपेपर पर एक लड़के की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखते ही साक्षी की आंख से एक आंसू की बूंद गिर गई। उसने धीरे से उसे पर किस करते हुए कहा, आई रियली मिस यू। आपका वापस आएंगे, मुझे आपकी बहुत याद आती है। साक्षी ने इतना कहा ही था कि उसे मन्नत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। साक्षी ने पलट कर देखा तो मन्नत नींद में छटपटा रही थी। साक्षी ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मन्नत फिर से सुकून से सो गई। ये देखकर साक्षी ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल लेकर बालकनी में आ गई। उसने कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। साक्षी बालकनी में खड़ी होकर दूसरी तरफ के इंसान के कॉल उठाने का इंतजार कर रही थी। 2 बार पूरी रिंग जाने के बाद भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। ये देखकर साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, और कितना इंतजार करना होगा हमें? क्या आपको हमारी याद नहीं आती? साक्षी ने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने टेढ़ी नजरों से अपने हाथ में पड़े हुए मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। उसके मुंह से धीरे से निकला, आयुष। एपिसोड 44 अर्थ व राठौर द माफिया किंग। साक्षी आंसू भरी आंखों से अभी भी मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देख रही थी। एक बार मोबाइल बजकर बंद भी हो गया। यह एहसास होते ही साक्षी ने घबराकर अपने मोबाइल को देखा। तभी दोबारा मोबाइल बजने लगा। साक्षी ने इस बार बिना इंतजार किए जल्दी से कॉल उठा लिया और बिना कुछ कहे मोबाइल का आंसर लगाकर दूसरी तरफ की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ से भी उसे सिर्फ गहरी सांसों के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दिया। आखिर में साक्षी ने आंसू भरी आंखों से और भरे गले से कहा, आयुष। साक्षी की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से उसे एक बेहद मर्दाना और अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी, कैसी हो तुम? इस आवाज को सुनते ही साक्षी खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी। मुझे आपकी बिल्कुल याद नहीं आती। मैं बहुत खुश हूँ। आप कभी वापस मत आना। यहाँ पर मैंने एक और बॉयफ्रेंड बना लिया है, उसका नाम भी आयुष है। साक्षी की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसे गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, स्टॉप इट। बकवास बंद करो। उसका नाम आयुष नहीं, आयुष्मान है। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक आयुष है और वह हूं मैं। समझ आई तुम्हें? और अगली बार मेरे सामने इस तरह से लड़कों के बारे में बात करने के बारे में सोचना भी मत करना, वरना उसकी जान ले लूंगा। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने रोते हुए कहा, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं कुछ भी करूं, यह मेरी लाइफ है। जब आप कुछ भी करते हैं तो मैं कुछ कहती हूं, या फिर आपने मुझे हक दिया है कुछ कहने का, तो फिर आप क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? साक्षी की बात सुनकर और उसके रोने की आवाज सुनकर आयुष चुप हो गया। काफी देर तक रोने के बाद साक्षी ने गुस्से से कहा, मैं कॉल कट कर रही हूं। साक्षी कॉल कट करने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से आयुष ने प्यार भरी आवाज में कहा, डोंट क्राई स्वीट हार्ट। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, आपको सच में मैं याद हूं? आप तो मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। आज 3 महीने के बाद आपने मुझे कॉल किया है, वह भी तब जब मैंने आपको पहले कॉल किया था। अगर आप मेरी मिस कॉल नहीं देखते तो शायद मुझे कॉल नहीं करते। क्या आपकी लाइफ में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? इतने साल हो गए, आप एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए। आयुष लगातार साक्षी की शिकायत सुन रहा था। साक्षी रोते हुए आयुष से शिकायत कर रही थी। काफी देर तक अपनी शिकायतें करने के बाद आखिर साक्षी शांत हो गई। दूसरी तरफ से आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और बाकी है या हो गई शिकायत कंप्लीट? साक्षी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है, आप बहुत बुरे हो। साक्षी की बात सुनकर आयुष, जो कि इस वक्त अपनी बालकनी में खड़ा था, उसने चांद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं और जिंदगी भर तुम्हें ही मुझे बर्दाश्त करना है। आयुष की बात सुनकर साक्षी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ से आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, कहीं चांद तुमसे शर्मा ना जाए। आयुष की बात सुनकर साक्षी के गाल गुलाबी हो गए। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आपको कैसे पता कि हम चांद को देख रहे हैं? साक्षी की बात पर आयुष ने अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कब, क्या और कहां क्या कर रही हो, ये जानने के लिए मुझे तुम्हारे पास रहने की जरूरत नहीं है। यू नो ना, आई एम आयुष अग्रवाल। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप दी ग्रेट आयुष अग्रवाल हैं, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड से भी नहीं। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, अगर फर्क नहीं पड़ता तो मैं तुम्हें मना नहीं रहा होता। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया था, क्योंकि इस वक्त तो तुम मुझे कॉल नहीं करती। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने घबराते हुए कहा, मैं भूल ही गई, मन्नत ने फिर से वही सब कहना शुरू कर दिया है। मैं कब तक उसे समझाऊं कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सपना नहीं, कुछ सच है। अगर अथर्व मन्नत के आसपास रहना चाहते हैं तो फिर वह उसके सामने क्यों नहीं आ जाते? इस तरह से उसे डरा क्यों रहे हैं, जैसे वह सच में कोई भूत है? साक्षी की बात सुनकर दूसरी तरफ से आयुष ने कुछ नहीं कहा।
कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे खुद पता नहीं होता कि वह इंसान कब क्या करता है। पिछले 6 साल में वह इंसान से पूरी तरह से जानवर बन चुका है। उसके अंदर की फीलिंग्स मर चुकी है। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने डरते हुए कहा, क्या अब वह पहले से ज्यादा डरावना हो चुका है? साक्षी की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, पहले से ज्यादा? तुम सोच भी नहीं सकती, इतना डरावना। अगर मैं उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता तो मैं खुद भी उसके सामने कभी नहीं जाता। मैं बात करता हूँ उससे इस बारे में। तुम फिक्र मत करो और मन्नत का ध्यान रखना। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने कुछ नहीं कहा। वह उसका कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, पर आयुष ने उसे कुछ नहीं कहा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी आयुष ने प्यार से कहा, और मेरी जान का भी ध्यान रखना। वह क्या है ना, मेरी जान छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा रन की वजह से मेरी जान के आसपास समुद्र बन जाए। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत ज्यादा बुरे। अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, पक्की वाली कट्टी। कहकर साक्षी ने कॉल कट कर दिया और अपने चेहरे को साफ करके वापस रूम में आ गई। मन्नत अभी भी सुकून से सो रही थी। साक्षी भी उसके बगल में आकर उसे गले से लगाकर लेट गई। दूसरी तरफ लंदन, एक आलीशान मैंशन के लग्जरियस रूम में कॉल कट करने के बाद आयुष ने खुद से कहा, मुझे उस शैतान से बात करनी ही होगी। कहते हुए आयुष अपने रूम से बाहर आ गया। उसने कॉरिडोर से गुजरते हुए एक डायरेक्शन में देखा और एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व कहाँ पर है? आयुष की बात सुनकर सर्वेंट ने घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसे इतना डरा हुआ देखकर आयुष ने खुद से कहा, यह इंसान करता क्या रहता है? सारे इंसान इससे इतने क्यों डरते हैं? आखिर में सर्वेंट ने घबराते हुए कहा, फिफ्थ फ्लोर। सर्वेंट की बात सुनते ही आयुष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर आयुष दौड़ता हुआ कॉरिडोर के कोने में मेरी लिफ्ट में घुस गया और उसने फिफ्थ फ्लोर की बटन प्रेस कर दी। इस वक्त आयुष के माथे पर भी हल्की पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने खुद से कहा, इसे दोबारा इंसान कैसे बनाऊं? पिछले 6 साल में तो जैसे इसने खुद को हैवान बनाने का डिसीजन ले लिया है। आयुष ये सब सोच ही रहा था कि तब तक उसकी लिफ्ट फिफ्थ फ्लोर पर आकर रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही आयुष ने दरवाजा खोला और कॉरिडोर से चलता हुआ एक डायरेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। आलीशान मैंशन का ये फिफ्थ फ्लोर काफी ज्यादा डरावना था। इसकी थीम ब्लैक कलर से डेकोरेट की गई थी और दीवारों पर अजीब सी शैतानों की कुछ डरावनी पेंटिंग्स लगाई गई थी। अगर कोई छोटा बच्चा यहाँ पर आ जाता तो पक्का वह डर के मारे ही बेहोश हो जाता। आयुष चलता हुआ कॉरिडोर के कोने में बने एक बड़े से रूम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस लेकर धीरे से रूम का दरवाजा खोला। अंदर गहरा अंधेरा था। आयुष ने अंदर आते ही कहा, अथर्व। उसके इतना कहते ही उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। आयुष ने अपनी आंखों को बंद करके साइड में जाकर स्विच ऑन किया तो सामने का नजारा देखकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इस वक्त सामने एक हैंडसम 25 साल का नौजवान एक आदमी के हाथों की उंगलियां काट रहा था और उस आदमी के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी जिस वजह से उसकी चीखें बाहर नहीं निकल पा रही थी। आयुष चलता हुआ जल्दी से उस लड़के के पास आ गया। उसने धीरे से कहा, अथर्व, यह क्या कर रहे हो? उसने सिर्फ गलती से तुम्हारा रूम खोल दिया था। आयुष ने इतना कहा ही था कि वह लड़का, जो कि कोई और नहीं बल्कि अथर्व था। उसने पलटकर आयुष की तरफ देखा। अथर्व राठौर अब 25 साल का हो चुका था, देखने में पहले से कई गुना ज्यादा हैंडसम और पहले से कहीं गुना ज्यादा डरावना। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, इसने मेरे रूम में जाकर मेरी जान, मेरी मन्नत की फोटो को छूने की हिम्मत की है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान की फोटो छूने की? कहते हुए अथर्व उसकी एक एक उंगली को काटने लगा। अथर्व की बात सुनकर आयुष ने उस आदमी की तरफ देखा, जो कि उनके ही घर का सर्वेंट था। वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अथर्व के पागलपन से बहुत अच्छे से वाकिफ था। कुछ ही देर में अथर्व ने उसकी 10 उंगलियां काट दी थी और उस आदमी के हाथों से लगातार खून निकल रहा था। उसकी आंखें भी हल्की बेहोशी की वजह से बंद हो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके मुंह से पट्टी खोल दी। अगले ही पल उस आदमी की दर्दनाक चीख पूरे रूम में गूंजने लगी। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, दर्द हो रहा है? अथर्व की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को पकड़कर अपने हाथ में पड़े हुए चाकू की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे तो और भी ज्यादा दर्द होगा। कहकर उसने उसके बालों को छोड़ दिया और चलता हुआ एक डायरेक्शन में आ गया। उसने वहां से कुछ उठाया और वापस उस आदमी के पास आ गया। अथर्व के हाथ में वह चीज देखकर आयुष ने कहा, अथर्व। आयुष ने इतना कहा ही था कि अथर्व ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज उस आदमी के चेहरे पर डाल दी। अगले ही पल वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चेहरे से धुआं निकल रहा था। अथर्व ने उसके चेहरे पर एसिड डाला था। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हीं आंखों से तूने मेरी जान की तस्वीर को देखा था ना? उसे देखने का, उसे छूने का, उसे महसूस करने का हक मैंने उसके माँ बाप को भी नहीं दिया। तो फिर तूने ये गलती कैसे कर दी? अथर्व ने बेहद सनक भरी आवाज में कहा। अथर्व का पागलपन मन्नत के लिए बढ़ता जा रहा था। भले ही वह मन्नत से दूर था, पर उसकी नजर हर एक पल मन्नत पर बनी हुई थी। मन्नत के आसपास अगर कोई लड़का जाने की कोशिश भी करता तो अथर्व उसे दुनिया से गायब कर देता था। आयुष चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था कि अथर्व क्या कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अथर्व को रोकने की कोशिश की तो अथर्व का गुस्सा कम होने की जगह पर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा।
अथर्व अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि माफिया किंग बन चुका था। पिछले साल ही कबीर ने अपनी पोजीशन अथर्व को दी थी। अब कबीर माफिया लॉर्ड था और अथर्व माफिया किंग। दोनों बाप बेटे पूरे अंडरवर्ल्ड में फैले हुए थे। कोई भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। आयुष ने अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखा, जो कि छटपटा रहा था। उसका पूरा चेहरा झुलस चुका था और वह बेहोश हो चुका था। अथर्व ने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, जैक्सन और विल्सन दोनों को भूख लगी होगी। दोनों को यहाँ पर बुला लो, उनका भी कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। आयुष ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व। उसने सिर्फ तस्वीर। अथर्व ने उसकी गर्दन को पकड़कर दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? सिर्फ तस्वीर? सिर्फ तस्वीर नहीं, वह मेरी जान, मेरी मन्नत की तस्वीर है। और तुम्हें लगता है कि मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा? जबकि इसने उसकी तस्वीर को देखने की, उसे छूने की हिम्मत की है। कहते हुए अथर्व की पकड़ आयुष की गर्दन पर मजबूत होती जा रही थी। आयुष को अब ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी देर तक भी अथर्व ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी तो वह पक्का बेहोश हो जाएगा। आयुष ने अपने दोनों हाथों से अथर्व के हाथ को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की। अगले ही पल अथर्व ने उसकी गर्दन को छोड़कर दांत पीसते हुए कहा, अगली बार से मेरी मन्नत के मैटर में बोलने की हिम्मत मत करना, वरना जिंदा जला दूंगा। कहते हुए उसने कुछ मैसेज टाइप किया। कुछ ही देर में उसे अंधेरे कमरे में बेहद खतरनाक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनते ही आयुष ने खुद से कहा, इंसान के रूप में शैतान है यह आदमी। उसने इतना कहा ही था कि अथर्व ने अपने सामने खड़े अपने दोनों शेरों की तरफ देखा। अथर्व के पास एक सफेद और एक सुनहरा शेर था। दोनों काफी खूंखार थे। उन दोनों का नाम जैक्सन और विल्सन था। अथर्व ने जमीन पर पड़े हुए आदमी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों का शिकार। अथर्व के इतना कहते ही वे दोनों अजीब तरह से दहाड़ने लगे और अगले ही पल उन्होंने उस आदमी का काम तमाम कर दिया। वहां पर सिर्फ शेरों के उस आदमी को खाने की आवाजें और खून की महक फैली हुई थी। एपिसोड 45 मेरी सनक है वो बढ़ती दीवानगी। कुछ देर बाद अथर्व डरावने तरीके से सीटी बजाकर अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर अंधेरे रूम से बाहर आ गया। अंदर उस आदमी की बॉडी पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। जैक्सन और विल्सन इस वक्त उसकी हड्डियों को चाट रहे थे। अथर्व के पीछे ही आयुष भी बाहर आ गया। उसे भी इस सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। अथर्व के साथ पिछले 6 साल से रहते हुए उसने अथर्व के हर एक रूप को देखा था। अथर्व कितना खतरनाक और डरावना हो सकता था, ये बात आयुष अच्छे से जानता था। आयुष ने पीछे से कहा, अथर्व, क्या तुम फिर से इंडिया गए थे? आयुष की बात सुनते ही अथर्व के कदम वहीं रुक गए। अगले ही पल उसने पीछे पलटकर आयुष की तरफ देखा और टेढ़ी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? अथर्व को सवाल के बदले सवाल पूछता देख आयुष ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या तुम सीधे तरीके से कुछ जवाब नहीं दे सकते? आयुष की बात पर अथर्व ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि मुझे तेरे तरीके से जवाब देना पसंद है। यू नो ना, आई एम द ग्रेट अथर्व राठौर। कहते हुए अथर्व मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आयुष ने गुस्से से कहा, ये कभी भी कुछ नहीं बताएगा। कहते हुए आयुष भी अथर्व के पीछे उसके रूम में आ गया। अथर्व के रूम में चारों तरफ की दीवारों पर सिर्फ मन्नत की तस्वीरें लगी हुई थीं। किसी तस्वीर में मन्नत और अथर्व साथ थे तो किसी तस्वीर में मन्नत अकेली। अथर्व ने अपने रूम में जाकर मन्नत की एक तस्वीर के सामने आकर उस पर हाथ फेरते हुए बेहद डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, आज तुम्हारी वजह से मैंने फिर से एक इंसान की जान ले ली। तुमने क्या से क्या बना दिया है मुझे। तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी हर पल हर वक्त बढ़ती जा रही है। अथर्व काफी डरावने तरीके से यह बात कह रहा था। तभी पीछे से आयुष ने नॉर्मल तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम करना क्या चाहते हो अथर्व? तुमने कहा था कि तुम 6 साल से पहले इंडिया नहीं जाओगे, पर पिछले 6 साल से न जाने कितनी बार तुम इंडिया जा चुके हो। भले ही तुम कभी उसके सामने नहीं गए, पर हर बार उसके आसपास भटक कर उसे डराते हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अगर तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते तो इंडिया क्यों नहीं चले जाते हो? पिछले 6 साल से एक ही सवाल पूछ रहा हूं, मुझे अब इसका जवाब चाहिए। आयुष की बात पर अथर्व पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अथर्व राठौर को जवाब देना पसंद नहीं है। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। आयुष ने गुस्से से अथर्व की तरफ देखा और कहा, यू आर मैड। कहकर गुस्से से वहां से चला गया। आयुष के जाते ही अथर्व ने मन्नत की तस्वीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यस आई एम मैड। आई एम मैड फॉर माई स्वीट हार्ट। कहते हुए अथर्व ने मन्नत की एक तस्वीर पर अपना हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही तस्वीर साइड हट गई और एक सीक्रेट डोर ओपन हो गया। अथर्व सीक्रेट डोर के अंदर अपने कदम बढ़ाने लगा। वह एक कॉरिडोर से चलता हुआ एक रूम के पास आकर खड़ा हो गया। उस रूम में चारों तरफ हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिन पर इस वक्त कई सारी जगह की लोकेशन शो हो रही थी। एक मन्नत का होटल रूम, एक उसका बेडरूम, एक उसका कॉलेज, ऐसी कई सारी जगह। पूरे रूम में सिर्फ सीसीटीवी देखने के लिए एलईडी टीवीज लगाई गई थी। अथर्व ने एक एलईडी पर क्लिक किया। अगले ही पल उसे मन्नत लाइव नजर आने लगी, जो कि साक्षी से लिप्ट कर सो रही थी। उसे साक्षी से इस तरह से चिपका हुआ देखकर अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम किसी और को कैसे टच कर सकती हो मन्नत? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें छूने का, तुम्हें महसूस करने का, तुम्हारे पास रहने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कहते हुए अथर्व ने साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह इस वक्त काफी डरावना लग रहा था।
उसने दीवानगी भरी आवाज में कहा, तुमने मेरी स्वीट हार्ट को टच करने की हिम्मत की है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें उसका ध्यान दूर से रखना है, उसे छूकर नहीं। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, साक्षी। कहते हुए अथर्व अपने हाथ में एक पेन को पकड़कर उसे अजीब तरह से घुमाने लगा। अथर्व इस वक्त बिल्कुल पागल लग रहा था। अगली सुबह मनाली होटल रूम। मन्नत इस वक्त बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी होकर नहा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। मन्नत ने घबराते हुए सोचा, हमें अजीब सा क्यों लगता है जब भी हम कहीं पर होते हैं। ये सब सोचते हुए मन्नत बाथरूम के इर्द गिर्द देखने लगी, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें एक बार डॉक्टर को दिखाना ही होगा। सोचकर वह दोबारा नहाने लगी। वही हजारों किलोमीटर दूर बैठा अथर्व सीसीटीवी पर मन्नत को लाइव देख रहा था। मन्नत इस वक्त पूरी तरह से नेक्ड शावर के नीचे खड़ी थी। उसकी गोरी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। मन्नत को इस हालत में देखकर अथर्व ने अपनी चेस्ट को सहलाकर मदहोशी भरी आवाज में कहा, काफी अच्छी ग्रोथ हुई है मेरी स्वीटहार्ट की। अब बस मेरी स्वीटहार्ट की ग्रोथ को महसूस करना है मुझे। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हें हमेशा के लिए पूरी तरह से अपना बनाने के लिए। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक बार स्क्रीन के पास आकर स्क्रीन पर ही मन्नत को चूमा और रूम से बाहर निकल गया। ये सीक्रेट रूम अथर्व ने खुद बनाया था। यहाँ पर आने की इजाजत किसी को नहीं थी। इस सीक्रेट रूम के बारे में भी अथर्व और आयुष के अलावा किसी को पता नहीं था। दूसरी तरफ मन्नत नहाते हुए अभी भी यही सोच रही थी कि हमेशा उसे ऐसा क्यों लगता है कि उस पर हर पल हर वक्त कोई नजर रखता है। आखिर में मन्नत ने काफी देर तक कुछ सोचा और फिर अपने ख्याल को झटक कर फ्रेश होकर बाहर आ गई। बाहर साक्षी इस वक्त अपनी आंखें मजबूती से बंद करके चुपचाप बैठी थी। साक्षी को इस तरह से बैठा हुआ देखकर मन्नत घबराते हुए उसके पास आ गई। उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, साक्षी, क्या हुआ है? मन्नत की आवाज सुनकर साक्षी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की तरफ देखा और कहा, पता नहीं, मैं जब सोकर उठी तो यहाँ पर कुछ था और मेरे पैर में चोट लग गई। खून निकल रहा है। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने झुककर देखा तो साक्षी के पैर में कांच लग चुका था और उसके पैरों से खून निकल रहा था। मन्नत ने जल्दी से साइड टेबल पर रखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और साक्षी के पैरों पर बैंडेज करने लगी। साक्षी भी अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बैंडेज करने के बाद मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी, जब मैं सोकर उठी थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर यह किसने तोड़ा? मन्नत के सवाल पर साक्षी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोड़ो, टूट गया होगा। फिलहाल आज हमें फिर से मनाली घूमने के लिए जाना था। अब मैं कैसे चलूंगी? मुझे तो दर्द होता रहेगा। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने कहा, कुछ नहीं होगा, वैसे भी ज्यादा गहरी चोट नहीं है और हम ज्यादा पैदल नहीं चलने वाले हैं। आज हमें जहां जाना है बस से ही जाना है। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर वह अपने लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में चली गई। वहीं मन्नत जमीन पर गिरे हुए कांच को देखकर कुछ सोचने लगी। उसने खुद से कहा, लगता है कि आप आसपास हैं। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद किया। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल बजने लगा। मन्नत ने जल्दी से जाकर मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो यह अननोन नंबर था। मन्नत ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से उसे अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी, मन्नत, साक्षी, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। ये प्रोफेसर राघव की आवाज थी। उसने प्यारी सी आवाज में कहा, ओके सर, हम नीचे आ रहे हैं, बस 5 मिनट। कहकर मन्नत ने कॉल कट किया और खुशी से कहा, अब मेरे पास प्रोफेसर राघव का नंबर है। कहते हुए मन्नत खुशी से उस नंबर को देखने लगी। प्रोफेसर राघव 2 महीने पहले ही उनके कॉलेज में ट्रांसफर हुए थे और 2 महीने के अंदर अंदर वह सभी स्टूडेंट्स के फेवरेट और फीमेल स्टूडेंट्स के क्रश बन चुके थे। कुछ देर बाद जब साक्षी और मन्नत नीचे आई तो वहां पर अर्नव और आयुष मौजूद नहीं थे। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने अर्नव और आयुष को देखा? आयुष का असली नाम आयुष्मान था, पर सब लोग प्यार से उसे आयुष ही कहते थे। मन्नत के सवाल पर प्रोफेसर राघव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मन्नत, अर्नव और आयुष की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह लोग हमारे साथ घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं। वह सीधा शाम को हमारे साथ वापस मुंबई के लिए रवाना होंगे। प्रोफेसर राघव की बात सुनकर मन्नत हैरान हो गई। वहीं साक्षी के दिमाग में कुछ बातें घूमने लगीं। उसने खुद से कहा, कहीं उसने तो नहीं किया है। सोचकर वो अपने पैरों की तरफ देखने लगी। आखिर में उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, वह कुछ भी कर सकते हैं। साक्षी यह सब सोच रही थी कि तभी मन्नत ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा, साक्षी, चलो ना, हम अर्नव और आयुष को देखकर आते हैं। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, कल तक तो वह ठीक थे। मन्नत की बात पर साक्षी ने कहा, मन्नत, हमें ऑलरेडी देर हो चुकी है, हम वापस आने के बाद उन्हें देख लेंगे। फिलहाल उन्हें कॉल पर पूछ लेते हैं कि क्या वह ठीक हैं। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद वो लोग बस में बैठकर मनाली घूमने के लिए रवाना हो चुके थे। बस में ही साक्षी और मन्नत ने आयुष और अर्नव से कॉल पर बात कर ली थी। उन्हें ये भी पता चल गया था कि उन दोनों का पेट खराब है। अब पेट खराब कैसे हुआ, ये तो सिर्फ वही दोनों जानते थे, या फिर जिसने उनका पेट खराब किया था वह इंसान।
पूरा दिन मनाली की कई सारी जगहों पर घूमने के बाद आखिर में प्रोफेसर राघव सभी स्टूडेंट्स को लेकर वापस होटल पहुंच चुके थे। आज वह लोग कई सारी जगह घूमने के लिए गए थे, जैसे माल रोड, हिडिंबा देवी टेम्पल, ओल्ड मनाली और कई सारी जगहें। शाम को सभी लोगों को वापस मुंबई के लिए रवाना होना था। आयुष और अर्नव भी अब तक नीचे आ चुके थे। उन दोनों का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन दोनों को देखते ही मन्नत उनके पास आकर उन्हें गले से लगाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? मन्नत को उनके गले लगे हुए देखकर साक्षी ने कहा, तुम्हें इन्हें ठीक नहीं रहने देना चाहती? दूर हो जा मेरी माँ। साक्षी ने इतना कहा ही था कि पीछे से प्रोफेसर राघव ने कहा, आपने कुछ कहा? प्रोफेसर राघव की बात सुनकर साक्षी ने हंसते हुए कहा, कुछ भी नहीं सर। मैं पूछ रही थी कि हमें यहाँ से निकलने में और कितनी देर लगेगी। प्रोफेसर राघव ने बस की तरफ देखते हुए कहा, बस 5 मिनट। आप सब जल्दी से अपना सारा सामान उठा लीजिए। कहते हुए प्रोफेसर ड्राइवर से बात करने के लिए चले गए। कुछ देर में सभी लोग बस में बैठकर वापस मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे। बस में अभी भी काफी खुशी का माहौल था। सभी लोग जोर जोर से गाने गा रहे थे। प्रोफेसर राघव भी मुस्कुराते हुए सभी स्टूडेंट्स की तरफ देख रहे थे। तभी उनका ध्यान स्टूडेंट्स के बीच में उछल कूद कर रही मन्नत पर गया। उसे देखते ही उनकी नजरें उस पर ठहर गईं। मन्नत के चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी स्माइल थी और उसकी नीली नीली आंखें इस वक्त समुद्र की तरह लग रही थीं। प्रोफेसर राघव अभी मन्नत को देख रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राघव। इस आवाज को सुनकर वो घबराकर पीछे पलटे तो देखा पीछे उनकी कोलीग टीचर सोनिया खड़ी थी। सोनिया की भी उम्र 24-25 साल की थी। उसने राघव की नजरों को फॉलो करते हुए कहा, स्टूडेंट है वह आपकी? अपनी नजरों को जरा काबू में रखिए। सोनिया की बात सुनकर प्रोफेसर राघव ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, यह आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मुझसे थोड़ा दूर रहिए है। कहते हुए प्रोफेसर राघव ने प्रोफेसर सोनिया का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। प्रोफेसर सोनिया ने गुस्से से मन्नत की तरफ देखा और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। दूसरी तरफ लंदन में एक ऊंची बिल्डिंग पर एक आदमी घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रो रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अगली बार से आपको धोखा देने की हिम्मत कभी भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज माफिया किंग, मुझे छोड़ दीजिए। कहते हुए वह आदमी अपने सामने राजा की तरह कुर्सी पर बैठे अथर्व की तरफ देख रहा था, जिसके हाथ में इस वक्त एक सिगरेट थी और वह सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए उसे काफी डरावने तरीके से देख रहा था। अथर्व के चेहरे की स्माइल इतनी डरावनी थी कि वह आदमी अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा होती हुई महसूस कर पा रहा था। एपिसोड 46, आई एम कमिंग एंगल। अपने सामने मौजूद आदमी को कांपते हुए देखकर अथर्व शैतानी तरीके से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मेरा एक ही वसूल है, धोखेबाज को सजा दी जाती है, माफी नहीं। क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वह दूसरी बार भी धोखा दे सकता है। अथर्व की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, माफिया किंग, मैं अपने बच्चों की, अपनी बीवी की कसम खाकर कहता हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा। उसे आदमी की बात सुनकर अथर्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बहुत प्यार करते हो उनसे। मैं सोच रहा हूं कि उन्हें भी तुम्हारे साथ ऊपर भेज दूं। तुम्हारे बिना वह यहाँ पर अकेले हो जाएंगे ना। अथर्व की बात सुनकर उस आदमी की आंखें घबराहट से और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, पर मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ को कुछ मत कीजिए। बस। आदमी की बात सुनकर अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह जिए या मरे, आई डोंट केयर। मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है। आखिर तुमने मेरे पूरे 200 करोड़ का नुकसान जो किया है, अब 200 करोड़ की जगह मुझे तुम्हें 200 बार टॉर्चर तो करना होगा ना। कहते हुए अथर्व उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं अथर्व को अपने सामने देखकर वह आदमी पीछे की तरफ जाने लगा। वह इस वक्त टेरेस के कोने पर खड़ा था। अगर वह थोड़ा सा भी पीछे जाता तो वह सीधा नीचे गिर जाता। अथर्व कितना क्रूर है ये वह अच्छे से जानता था, इसलिए उसे अथर्व के हाथ लगने की जगह मौत को गले लगाना लगा। वह पीछे की तरफ जा ही रहा था कि तभी अथर्व ने उसे कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? मौत तुम तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक अथर्व राठौर नहीं चाहता। कहते हुए अथर्व ने उस आदमी के चेहरे को अपने हाथ में भरकर मुस्कुराते हुए पलटकर पीछे अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। अथर्व के बॉडीगार्ड ने उसके हाथ में एक खंजर लाकर रख दिया। अथर्व ने उस खंजर को मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपने सामने खड़े आदमी की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ताकत झांकी करती हैं ना। अथर्व की बात सुनकर वह आदमी कुछ कहता, इससे पहले ही उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। अथर्व ने खंजर सीधा उसकी आंख में मार दिया था। अथर्व के बॉडीगार्ड को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अथर्व क्या कर सकता है ये वह लोग अच्छे से जानते थे। अथर्व ने खंजर को उसकी आंख के अंदर घुमाते हुए कहा, बहुत शौक है ना मुझे धोखा देने का। जब पता है कि अथर्व राठौर को धोखा देने का अंजाम क्या होता है तो धोखा क्यों दिया। कहते हुए अथर्व ने उसकी दूसरी आंख में भी खंजर घोंप दिया। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। शांत माहौल में उसके चिल्लाने की आवाज काफी भयानक लग रही थी, पर किसी को भी उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना किसी को उस पर तरस आ रहा था। कुछ देर बाद अथर्व ने मुस्कुराते हुए चाकू से खून की बूंद को अपनी उंगली पर लेते हुए कहा, गंदा खून।
फिर अथर्व ने लात मारकर उस आदमी को छत से नीचे धक्का दे दिया। वह आदमी सीधा 15th फ्लोर से नीचे गिरने लगा। अथर्व ने एक नज़र अंधेरे में उसकी लाश की तरफ देखा, जो कि जमीन पर गिर चुकी थी। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, धोखेबाजों का यही हश्र होता है। कहते हुए उसने अपना ब्लेजर ठीक किया और एटीट्यूड से दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे ही उसके सारे बॉडीगार्ड भी निकल गए। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ इंडिया। शाम का वक्त था। सिंघानिया मैंशन में इस वक्त दिव्या लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, मॉम, मैं आ गई। इस आवाज़ को सुनकर दिव्या मुस्कुराकर पलट कर देखा तो दरवाजे पर मन्नत खड़ी थी। मन्नत को देखते ही दिव्या की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। दिव्या दौड़ते हुए मन्नत के पास आ गई। मन्नत भी सीधा जाकर दिव्या से लिपट गई। दिव्या ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, कैसा है मेरा बच्चा? आपने एंजॉय किया ना? दिव्या का सवाल सुनकर मन्नत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मॉम, मनाली बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट ईयर सब मनाली घूमने के लिए चलेंगे। ओके। मन्नत की बात सुनकर देवयानी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, पहले तुम अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, बहुत थकी हुई लग रही हो। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओके मॉम। इतना कहकर मन्नत उछलते कूदते ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। मन्नत को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर दिव्या भी मुस्कुराने लगी। उसने वापस टीवी देखते हुए खुद से कहा, बस यही मुस्कुराहट मैं हमेशा आपके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर दिव्या ने पलट कर देखा तो उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ पड़ी, आई एम कमिंग। इस आवाज़ को सुनते ही दिव्या की आंखों के सामने किसी का चेहरा घूमने लगा। दिव्या ने धीरे से कहा, अथर्व, पर तब तक कॉल कट हो चुका था। दिव्या ने दोबारा अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। उसने खुद से कहा, इसका मतलब वह वापस आ रहा है। दिव्या ये सब सोच रही थी कि तभी आदित्य भी वापस आ गया। आदित्य ने जब दिव्या को इस तरह से अपने सोच में खोए हुए देखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ जान? आपके हैंडसम पतिदेव आपके सामने खड़े हैं और आप किसी और के ख्यालों में खोई हुई हैं। ये तो गलत बात है ना? आदित्य की आवाज़ सुनकर दिव्या जैसे होश में वापस आए। उसने पलटकर आदित्य की तरफ देखकर हैरानी से कहा, तुम कब वापस आए? दिव्या का सवाल सुनकर आदित्य ने दिव्या के पास बैठकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, जब मेरी स्वीटहार्ट मुझे छोड़कर किसी और के बारे में सोच रही थी। कहते हुए वो मासूम सा चेहरा बनाकर दिव्या की तरफ देखने लगा। आदित्य की बात सुनकर दिव्या के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आदि बकवास बंद करो, वह बस मैं सोच रही थी। कहते हुए दिव्या चुप हो गई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अथर्व। आदित्य के मुंह से अथर्व का नाम सुनकर दिव्या हैरानी से बोली, क्या उसने तुम्हें भी? कहते हुए दिव्या चुप हो गई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, तुम पहले से जानती थी अथर्व कैसा है। उसने जाने से पहले ही कहा था कि वह 6 साल बाद वापस आएगा और अब 6 साल हो चुके हैं। आदित्य की बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आप तो जानते हैं ना कि अथर्व के जाने के बाद हमने मन्नत को कितनी मुश्किल से संभाला था। मन्नत तो अब अपने मुंह पर कभी अथर्व का नाम भी लेकर नहीं आती। कहीं वह अथर्व से नफरत तो नहीं करने लगी? अगर हमारी मन्नत उसके साथ नहीं रहना चाहेगी तो मैं अथर्व को मन्नत के साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। जो कशिश के साथ हुआ वह हमारी मन्नत के साथ नहीं होगा। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हमारी मन्नत के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उसका फादर इतना कमजोर नहीं है जो उसे प्रोटेक्ट ना कर सके। आदित्य की बात सुनकर दिव्या शांत हो गई, पर अभी भी उसके कानों में वह गहरी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने आदित्य को खुद से दूर करते हुए कहा, मैंने अथर्व की आवाज सुनी। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई, पर मैंने उसकी आवाज को पहचान लिया। बहुत बड़ा हो चुका है ना वह? दिव्या की बात पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, 25 साल का हो चुका है अब वह। एक हैंडसम नौजवान, और रही बात खतरनाक की, तो वह कबीर से भी आगे निकल चुका है। अंडरवर्ल्ड में लोग उसके नाम से काम जाते हैं। कबीर ने माफिया किंग की पोजीशन उसे दे दी है, और अब कबीर माफिया लॉर्ड है। अथर्व के बारे में ये सब कुछ सुनकर दिव्या घबराते हुए बोली, कहीं अथर्व हमारी मन्नत के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा ना? मुझे डर लग रहा है। दिव्या के चेहरे पर घबराहट देखकर आदित्य ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? और रही बात अथर्व की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे वह कुछ भी क्यों ना करे, पर वह कभी हमारी मन्नत को तकलीफ नहीं देगा। तुम जानती हो कि इतने साल दूर रहने के बाद भी जब भी मन्नत पर कोई प्रॉब्लम आई है, मुझसे पहले वह प्रॉब्लम अथर्व ने मन्नत से दूर की है। कितनी बार हमारी मन्नत पर जानलेवा हमले हुए हैं, पर अथर्व ने हर बार उससे उतना दूर रहने के बाद भी उसे बचाया है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या शांत हो गई, क्योंकि यही सच था। पिछले 6 सालों में मन्नत पर कई बार जानलेवा हमला हुआ था। एक बार तो मन्नत किडनैप हो चुकी थी और एक हफ्ते तक उसके बारे में आदित्य को कोई सुराग नहीं मिला था। एक हफ्ते के बाद फाइनली मन्नत सिंघानिया मैंशन पहुंच चुकी थी और बाद में आदित्य को पता चला था कि अथर्व के आदमियों ने ही मन्नत को बचाया था। उसे यह नहीं पता था कि अथर्व खुद भी वहां पर मौजूद था या नहीं। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मन्नत उछलते कूदते सीढ़ियों से नीचे आ गई।
उसने इस वक्त एक ढीली सी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था और इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रही थी। नीचे आते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, डैडी, मैं आ गई। मन्नत की आवाज़ सुनकर आदित्य ने मुस्कुराकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी दोनों बाहें खोल दी। मन्नत आकर सीधा आदित्य की गोद में बैठ गई। उसने आदित्य के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, आपने मन्नत को मिस किया। मन्नत की बात सुनकर आदित्य ने उसकी नीली नीली आंखों की तरफ देखा, जो कि इस वक्त तारों की तरह चमक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको बिल्कुल मिस नहीं किया। आदित्य की बात सुनते ही मन्नत का मुंह बन गया। उसने आदित्य के सीने पर अपनी छोटे छोटे हाथों से मारते हुए कहा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए मन्नत उठने लगी। तभी आदित्य ने उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, जो हर वक्त हर पल हमारे दिल में रहती हो, उसे याद करने की जरूरत है भला। आप तो मेरी जिंदगी हो माय एंजल। आदित्य मुस्कुराने लगा। आदित्य की बात सुनकर मन्नत भी मुस्कुराने लगी। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, डैडी, आपको पता है मनाली बहुत खूबसूरत है, हमें वर्ल्ड टूर करने से अच्छा मनाली घूमने के लिए जाना चाहिए। हम नेक्स्ट वेकेशन आउट ऑफ इंडिया जाने की जगह पर हमारे इंडिया की खूबसूरत जगह घूमने के लिए जाएंगे। मन्नत की बात पर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म माय प्रिंसेस। आदित्य और मन्नत की बातें सुनकर दिव्या ने कहा, अगर आप दोनों का प्यार दिखाकर हो गया हो तो मिस्टर सिंघानिया, क्या आप फ्रेश होने की कृपा करेंगे, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। दिव्या की बात सुनकर आदित्य और मन्नत ने एक साथ हंसते हुए कहा, जो हुक्म हमारे आका। इतना कहकर आदित्य वहां से फ्रेश होने के लिए चला गया। मन्नत दिव्या के बगल में आकर बैठ गई। उसने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मॉम, आप उदास क्यों हो। मन्नत के सवाल पर दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों उदास रहूंगी, वैसे तुम्हें अथर्व की याद आती है। मन्नत ने जैसे ही दिव्या के मुंह से यह नाम सुना, उसने जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए कहा, मॉम, वह मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ भाग गई। दिव्या उसे इस तरह से जाते हुए देखकर खुद से कहा, मैं जानती हूँ आप उससे बहुत नाराज हो। 6 साल हो गए पर उसने आज तक आपसे बात नहीं की। मुझे यही सोचकर डर लग रहा है कि क्या होगा जब वह अचानक से आपके सामने आ जाएंगे। हे महादेव, सब कुछ ठीक करना, हमें बस हमारी बच्ची की खुशियां चाहिए। दूसरी तरफ अथर्व अपनी बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी दोनों बाहें खोलते हुए कहा, आई एम कमिंग एंजल, आई एम कमिंग, मैं वापस आ रहा हूँ। और इस बार हमेशा के लिए, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। इस बार जुनूनियत की हर हद पार होगी। बहुत जी चुकी हो तुम खुलकर, अब तुम्हें मेरी कैद में जीना होगा। जितनी गलतियां की हैं तुमने इतने सालों में, उन सभी गलतियों की पनिशमेंट तुम्हें एक साथ मिलेगी। बी रेडी एंजल। कहते हुए अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज आयुष, जो कि अपने रूम के बालकनी में खड़ा था, वह भी सुन पा रहा था। उसने खुद से कहा, इस शैतान इंसान को क्या हो गया, अब किसकी शामत आई है जो इतना खतरनाक तरीके से हंस रहा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।